हाय गाइज। जैसा कि आपने पहले भी 22 और 23 की बजट को पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको 23 और 24 की बजट को पूरी दृष्टि संस्थान की ओर से आयोजित हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट का सार आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट और परीक्षा में उपयोगी है। तो कृपया आप इस वीडियो को लगातार देखें। तो मैं आपको बजट की सारी सार, बजट एट ए ग्लेंस 2023 बाय 2024 के लिए मोर देन सफिशिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आईएएस और यूपीपीसीएस के लिए। तो आप इस वीडियो को लगातार देखें, क्या कि दृष्टि संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती है। तो आपको आशा होगा दृष्टि आईएएस एकेडमी में इकोनॉमिक्स के टीचर, शिक्षक, विश्वगुरु कहलाने लायक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मेहता, जो एक ही नंबर टीचर है, तो उनके मार्गदर्शन में ये बजट को तैयार किया जाता है। तो आप कृपया बजट को अच्छा से ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा में उपयोगी के लायक बनाएं। तो आशा है कि बजट से आपको पता ही होगा कि एफडी, आरडी, ईआरडी क्या होता है। तो उस वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस बजट में उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंज तो हुआ ही है। लेकिन आपको आशा होगा कि इस बजट में भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो आप इस बजट को देखें, आराम से पढ़ें और भी बजट को इसमें 6 पॉइंट दिया गया बजट में, वो भी 6 पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बजट को अच्छा से पढ़ें, नोट्स बना लें, या फिर पीडीएफ में आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। मैं बजट की पूरी डिटेल को दिखाऊंगा धीरे धीरे करके, तो आप पूरी वीडियो को लगातार देखें। बजट और इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूं और आगे बजट की सार को। ये बजट का सार है। ये आपको पता ही होगा कि बजट का सार क्या होता है। ये होता है कि जब सरकार कोई बजट निकालती है, तो आपको पता ही होगा कि 31 जनवरी से बजट का अभिभाषण होता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद में, और 1 फरवरी को संसद में प्रस्ताव किया जाता है। फिर 2 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि बजट पहले प्रस्तावित बजट होता है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं तो ज़्यादा पिछला बार का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2022 और 23 का बजट का अनुमान देख सकते हैं आप कितना है। राजस्व प्राप्ति में, रेवेन्यू रिसिप्ट में 22 करोड़ 44 लाख 22 है, और 2023 और 24 में देखिए कितना बढ़ के कितना हो गया है, 26 करोड़ 32 लाख 281। तो आप समझ सकते हैं एक अनुमानित है। इसका इसका अगला आता है, तो आप उसमें देख सकते हैं आराम से, पूरा इंग्लिश हिंदी में है, ऐसी नहीं है कि नहीं। अब बजट को आराम से देखें, पढ़ें। जो नहीं समझ में आए तो मैं बता दूंगा, कमेंट में आप बताइएगा, मेरी है। तो ये रमेश सर के मार्गदर्शन में है, जो दृष्टि संस्थान के इकोनॉमिक्स के सबसे फेमस और उनके मार्गदर्शन में किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कोई भी चीज़ को 100 पैसा से आंका जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ से है। ये इकोनॉमिक्स का ही फॉर्मूला है, आपको पता ये होना चाहिए स्टूडेंट, खासकर पढ़ने वाले को। तो रुपीज़ कम फ्रॉम बजट 2022 और 23 में रुपये कहाँ से आता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना यार कि सरकार पीएम किसान की योजना से इतना देता है, मनरेगा से इतना देता है, सरकार इतना अपना हेलीकॉप्टर में खर्च करती है, इतना रोडवे में खर्च करती है, इतना मनरेगा बनाती है, इतना ये बनाती है, इतना खेल बजट में करती है। तो मैं आपको सारा आज बजट के थ्रू में बताना चाहूँगा। वीडियो को लगातार देखें, समझें, और इससे आपको बहुत सारे प्रश्न का हल भी होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपको बजट दिया गया, आपको पता होना चाहिए बजट भारत का भाषा नहीं है। बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका बगट होता है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं लेदर का थैला। उसी में वित्त मंत्री भी देखे होंगे आप कि उसी से बजट पेश करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको ये पैसा दिखा हुआ है ऊपर में सबसे, देखिए 15 पैसा, 15 पैसा, 5 पैसा, 7 पैसा, 16 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा, 35 पैसे। आप पैसा ही से समझिए, इसमें करोड़ों और अरबों, करोड़ों में डॉलर समझिएगा। ये 15 पैसा यहाँ 15 करोड़ समझिएगा, 1500 करोड़ समझिएगा। ये पैसा करोड़ों में यहाँ जा रहा है, क्या कि मैं तो वहाँ तो करोड़ में कर नहीं सकता है। तो मैं आप इधर से आते हैं,
वहाँ 15 लिखा हुआ, तो देखिए आप यहाँ पे भी नीचे आइए, इसका बजट का सार यहाँ आप मैं बताता हूँ। ये 15 15 हो गया जो लिख रहा है शुरू से, जो वहाँ आप देखें 15, तो 15 आप यहाँ देख सकते हैं शुरू में। ये निगम कर होता है, कॉरपोरेशन टैक्स, ये 15%। ये 15% कौन सा टैक्स होता है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर शहर में या गांव में रहते होंगे तो उसको कॉरपोरेशन टैक्स लगता होगा। जैसे आप जैसे आपका घर में आपका घर होगा, अगर अर्बन में चाहे रूरल में भी, तो आप देखते होंगे ज़मीन का टैक्स कटवा रहे हैं। आप अगर शहर में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला आता है तो आपका हाउस टैक्स लगवाता है, रोड टैक्स लगवाता है। इतना बहुत प्रकार का टैक्स लगता है। उससे सबसे ज़्यादा सरकार को डायरेक्टली टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है पूरा। दूसरी टैक्स जाता है आय पर, इनकम टैक्स। जैसे अगर अभी अभी ये वाला प्रावधान में 2023 और 24 में आया है संसद में, तो इसमें 7 लाख तक छूट दिया गया है। लेकिन 7 लाख से जो ज़्यादा व्यक्ति अगर पैसा है उसके अकाउंट में, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उससे सरकार को 15 पैसा आती है। फिर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ये क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हर देश का एक सीमा है। जैसे भारत का देश है, जिसके साथ भारत अगर एफटीएफ किया कर चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर चुका है भारत के साथ, तो उसके साथ तो फ्री ट्रेड होगा। लेकिन जिसके साथ नहीं कर चुका तो सीमा शुल्क होगा। ये सीमा शुल्क क्यों इतना होता है? ये 4 पैसा है। ये क्यों होता है कि जैसे अगर मान के चलो कि अगर कोई चीन भारत में अगर सामान बेचना चाहता है, तो अगर भारत सीमा शुल्क नहीं लगाती है तो चीन का माल ज़्यादा ही आयातित होकर भारत में आएगा। इससे भारत की माल को ज़्यादा नुकसान होगा और भारत की जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन चीन का इसमें ज़्यादा मुनाफा होगा। इसलिए इसमें शुल्क लगाया जाता है ताकि उसका माल भारत में ना आ सके और भारत का माल ही भारत में बिक सके, ताकि इसमें आत्मनिर्भर को भी बल मिले और देश की जीडीपी बढ़े और देश की समृद्धि में आगे मिले। तो ये होता है सीमा शुल्क। दूसरा होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आपको एगो पता होगा यूनियन एक्साइज ड्यूटी होता है, जो आप ये सीजीएल के थ्रू होता है भर्ती शायद। तो उसमें एक होता है कि जो वाइन उनका जो छापा उपा मारा जाता है, उसमें एक्साइज ड्यूटी होता है, तो ये 7 पैसे उससे आता है। एक आप सुने होंगे कि 1 अगस्त 2016 को आया था जीएसटी। जीएसटी वह है जो अप्रत्यक्ष करों का समूह कर को जीएसटी कहा जाता है, जिसे गुड एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इससे सरकार को 17 पैसे ड्यूटी 17 पैसा आता है। ये क्या होता है, जैसे आपको अगर पता होना चाहिए, पहले क्या होता था कि हम लोग किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, जैसे होता था कि हम लोग जैसे झारखंड में दवा का दाम है, मान के चलिए एक दवा का दाम है 10 रुपया, फिर दिल्ली आ रहे वही दवा का दाम हो जा रहा है 20 रुपया, तो फिर ये अप्रत्यक्ष कर था। इसे सम्मिलित रूप से जीएसटी बना दिया गया, इससे सरकार को 17 पैसा आ रहा है। फिर माल और सेवा कर, जैसे आपको पता होना चाहिए लॉजिस्टिक नीति, माल और सेवा कर में होता है जैसे कि अगर हमको मालदीव कोई चीज़ भेजना है तो उससे भी सरकार को टैक्स आती है, इससे सरकार को आती है 6 पैसा। नन डेट रिसिप्ट, ये होता है 2। इसमें होता है कि विभिन्न प्रकार का कर होता है, जैसे आप किसी को दिए, जैसे कोई आपसे ऋण लिया सरकार से और वो दे रहा है पैसा, तो नन डेबिट में आ जाता है। उधार और अन्य देता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार अपने बजट के थ्रू कुछ पैसा अपने बजट में रखती है ताकि किसी और देश को मदद हो सके। तो मदद में ही होता है कि उसको कर्ज भी देते हैं। जैसे अभी हम लोग कर्ज दिए हैं श्रीलंका को, मालदीव को, अफ्रीकी देश में भी बहुत को दिए हैं। तो उससे क्या, तो उससे जो ब्याज आती है, इंटरेस्ट आती है, वो सरकार को संचित निधि में रखा जाता है, वो सरकार अपने नहीं रखती है। तो उससे भी सरकार को फायदा होती है। तो ये सरकार को पैसा आने वाली में आती है। अब सरकार की इतना पैसा आती है तो फिर जाती कहाँ है, तो मैं भी जाती हूँ, तो फिर जाते कहाँ हैं, जिससे ये सरकार को आने वाली है। जाने में क्या कि हम लोग को कैसे मिलेगा, पढ़ाई में कितना खर्च हुआ, तो सरकार इसके आने के बाद फिर इसमें खर्च करती है। तो पैसा कहाँ जाती है मैं उसको भी दिखाता हूँ। देखिए पैसा कहाँ जाती है, इसे मैं आपको अच्छा से डिक्लेयर से मैं बताता हूँ ताकि आपकी परीक्षा में एग्ज़ाम फुल हो जाए। तो मैं बताना चाहूँगा सरकार की पैसा कहाँ जाती है। देखिए पहला जो आप 17 पैसा उधर था, वो 17 पैसा यहाँ देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। ये होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवहन शामिल नहीं है। ये क्या है मैं बताता हूँ। ये एक ये और एक सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है 9 पैसा, ये दोनों मिलाकर क्या होता है कि आप देखोगे कि कोई भी योजना है सरकार चलाती है यार, कोई एक योजना होती है कि सरकार और केंद्र दोनों चलाती है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाती है सरकार के पास, जो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, तो केंद्र राज्य में 9% आती है। इसमें क्या हुआ कि 17% में जैसे केंद्र सरकार को हुआ, जैसे कि कोई योजना जैसे पीएम किसान योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, पीएम समृद्धि योजना, गति शक्ति योजना, ये 17 में आ गया।
सेंट्रल स्कीम योजना की जैसे आप कोई स्टेट से होंगे जिसमें कोई योजना चलेगी तो कुछ पैसा सरकार दे रही होगी, कुछ पैसा राज्य सरकार दे रही है। फिर दूसरा आ गया ब्याज में। आपको ये भी पता होगा कि सरकार ऋण भी लेती है चुकाने के लिए, तो जिससे वो ऋण लेती है तो उसको भी पैसा अदा करना पड़ता है। दूसरा रक्षा क्षेत्र में आपको भी पता है कि पैसा कितना है, तो रक्षा क्षेत्र में भी पैसा, इस वर्ष के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा रक्षा क्षेत्र में किया गया 2,94,000 करोड़, जो सबसे ज़्यादा है आज तक की आज़ादी भारत में। फिर आर्थिक सहायता, जैसे हम लोग किसी देश को आर्थिक सहायता, जैसे जैसे अभी दिए गए हैं, तुर्की को सहायता दिया गया है, तो आर्थिक सहायता दिए, उससे हम पैसा नहीं ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आर्थिक सहायता देने के बाद क्या होगा कि रिश्ता मजबूत होगा। इससे आने वाले समय में कुछ अगर हमें सहायता प्राप्त करना है तो वो देश हमें सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा फाइनेंस और वित्त का अन्य विभाग, फाइनेंस में भी होता है। दूसरा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार का कर का तो माध्यम बहुत है, लेकिन राज्य सरकार का ज़्यादा नहीं है। तो जितना भी केंद्र सरकार कर लगाता है उसमें वित्त आयोग एक बैठती है, अभी तो 18वां वित्त आयोग है, तो उसमें बैठ के डिवाइड किया जाता है सलाहकारों ने कि राज्य सरकार को इतना पैसा देना चाहिए सालाना। फिर पेंशन, आपको पता है ये देश में एनपीएस लागू है, तो पेंशन में भी सरकार की पैसे जाती है, अन्य व्यय में भी जाती है, खर्च में, जैसे कभी इधर हो गया कुछ यानी एनडीआरएफ का टीम हो गया, उधर भी पैसे जाते हैं। तो इस प्रकार 100 पैसा उधर से आती है, 100 पैसा इधर से चली जाती है। तो ये पूरा बजट का सार है। मैं बजट की सार को पूरा अच्छा से आपके सामने रख दिया हूँ, तो आप कृपया इस वीडियो को अच्छा से देखें, पढ़ें, यूटिलाइज करें। और ये दृष्टि संस्थान के द्वारा दिया गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप बेझिझक इसको पढ़ें, मोर दैन सफिशिएंट है। और मैं अगली वीडियो में आपको फिर मैं यूपीएससी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं सफल हो चुका हूं, तो मैं उससे जो गेन्स किया हूं एक्सपीरियंस, तो मैं उससे आपको बता सकूंगा। बाय दोस्तों, लव यू।